Hello everyone, welcome to this edition of Daily News Digest. Here we are discussing the newspaper articles, important articles from various newspapers. So today I am covering one important article from the Hindu. Uh, Here I am sharing my screen. You can see here, uh, The Hindu में एक आर्टिकल है, ransomware attack hit crucial defense units last year. This was a report of DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। सो ये रिपोर्ट है, ये बोल रहा है कि लास्ट ईयर डिफेंस के कुछ यूनिट्स हैं जो जिसको रैंसमवेयर अटैक ने हिट किया था। तो यहाँ हम देखेंगे इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, इस साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो GS3 का पार्ट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट बोल क्या रही है। तो इस रिपोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी यहाँ मेंशन है। तो फर्स्ट थिंग इज ए क्रूशियल डिफेंस यूनिट वाज अफेक्टेड बाय दिस रैंसमवेयर अटैक। तो रैंसमवेयर अटैक्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। दिस वाज अ काइंड ऑफ मालवेयर अटैक जिसमें जिसे यहाँ पर नीचे दे रखा है, तो एक्सेस टू अ कंप्यूटर इज ब्लॉक्ड थ्रू मालवेयर यूनिट, अ रैंसम इज पेड अंटिल अ रैंसम इज पेड। ठीक है, तो जब तक रैंसम पे नहीं किया जाता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है कंप्यूटर थ्रू मालवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स। सो ये यहाँ पर मेंशन है, तो फर्स्ट थिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, डी अटैक यहाँ पर एक मेंशन है जो भी इस रिपोर्ट का पार्ट है। तो डीडीओस ओएस अटैक होते क्या है, इट स्टैंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, अ मैलिशियस अटेम्प्ट टू डिसरप्ट द इंटरनेट ट्रैफिक। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके बाद एक यहाँ बॉडी मेंशन है, ICMR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। तो पहले भी क्वेश्चंस आते रहे हैं बॉडीज पे कि उनका मैंडेट क्या है, किस टाइप की बॉडीज हैं, स्टेचुटरी बॉडीज हैं या फिर बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन इनको बनाया गया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस टाइप के ऑप्शंस देके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एक डाटा दे रखा है, 2023 की रिपोर्ट दे रखी है, सर्टीन सर्टीन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये जो टीम है, जो बॉडी है, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से एज मेनी एज यू कैन सी 1592,917 15,92,917 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स were reported last year, a massive jump from the 53,000, around 53,000 incidents that were reported in 2017। तो ये सिग्निफिकेंट जंप है पिछले 6 सालों में, 2017 का डाटा और 23 का डाटा यहाँ दे रखा है। तो हम थ्रू दिस डाटा वी कैन शो कि हाउ सिग्निफिकेंट और हाउ बिग अ टास्क, हाउ बिग अ इशू इस साइबर क्राइम्स आर बिकमिंग नाउ डेज। सो ये हम बता सकते हैं, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको डाटा बुक में नोट डाउन करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर टाइप्स ऑफ अटैक्स दे रखे हैं, फिशिंग दे रखा है, DDoS जैसे मैंने अभी बताया। फिशिंग क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको भी रीड करना चाहिए। फिशिंग में जनरली कुछ ऐसे रेपुटेबल सोर्स के थ्रू, मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि रेपुटेबल सोर्स है, ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं। सो ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस में जनरली लिंक्स होती है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर की मेलिशियस लिंक्स होती है जो आपको लेके जाता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे जो सिस्टम है उसमें उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर को इंस्टॉल कर देता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइप के अटैक्स जो होते हैं उसको हम फिशिंग बोलते हैं, जिसमें यूज किया जाता है कि ऐसा कोई ईमेल या ऐसा कोई टेक्स्ट जो आपको लगेगा कि बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से आया है, रिप्यूटेबल सोर्स से आया है, जिसको हम क्लिक करें और उसमें फंस जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइबर क्राइम का, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको प्रीलिम्स में पुट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर मेंशन है, ये सेम ही आर्टिकल है। क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर मेंशन है, तो ये भी पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है कि CBI हैज बीन द यूनियन गवर्नमेंट्स डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट कंप्यूटर क्राइम सिंस 1999। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क की हम जब बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CBI इन्वेस्टिगेट करती है इस टाइप के क्राइम्स को। मिनिस्ट्री की हम जब बात करें तो एक ऑर्डर पास हुआ था इसके हिसाब से, द ऑर्डर डेजिग्नेटेड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए नोडल बॉडी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क्स, फर्स्ट पार्ट, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द साइबर क्राइम्स। तो अदर साइबर क्राइम्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है नोडल एजेंसी है। और हम जहाँ बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क्स की, तो उसमें हम
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी जो है उसको हम नोडल एजेंसी बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस आर्टिकल में। ये जो स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस पास्ट में साइबर सिक्योरिटी पे हमेशा से आते रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर, GS3 का पार्ट है, GS3 में साइबर सिक्योरिटी। इसमें 2016 में अटैक, साइबर अटैक के ऊपर क्वेश्चन आया है कि डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक्स एंड द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट। क्या सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स है? तो जैसे हमने अभी 13 पढ़ा है, CVI पढ़ा है, तो ये सब हमारे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंडर में आते हैं। इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर आया है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ एनी अटैक इज गोइंग ऑन, तो उसमें जो मेन जो कंसर्न होता है, सिक्योरिटी कंसर्न, वो होता है कि जो डाटा उस बॉडी के पास है, हो सकता है वो डाटा स्ट्रेटेजिक हो, यहाँ के सिटीजन्स का डाटा हो। तो वहाँ पर कुछ डाटा प्रोटेक्शन के लिए कुछ फ्रेमवर्क हमें बनाना चाहिए। उसके लिए जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है 17 में। देन 18 में साइबर डोम प्रोजेक्ट के ऊपर आया है। 2020 में आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, जैसे अभी हमने पढ़ा फिशिंग क्या होता है, DDoS क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड द मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मीनस। अगेन द मेजर्स, मेजर्स में हम फिर लीगल फ्रेमवर्क की बात कर सकते हैं जो आज के आर्टिकल में मेंशन है। इसके साथ इंटरनेट सिक्योरिटी चैलेंज क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स, मेनली जो अटैक्स होते हैं क्रॉस बॉर्डर होते हैं। 2021 में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 में क्वेश्चन है अगेंस्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी, keeping in view the cyber security challenge, examining the extent to which the India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy। तो हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है? अगेन जो बॉडीज हम बनाते हैं वो भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। एट द सेम टाइम क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए जब भी कोई अटैक होता है। तो ये सारी चीजें जो है अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो ये इसमें 2022 के क्वेश्चन में डिस्कस करना था। So this was all from this particular article. Now I'll invite Manish sir to continue this discussion. Okay, I have also two articles. And both are from the Hindu. The very first article that I'm going to discuss is about the what are the cost of population decline. अभी क्या हो रहा है इंडिया में कि जो सदर्न स्टेट्स है ना, दे आर सेइंग कि दे हैव अचीव्ड दैट द फैमिली प्लानिंग गोल्स एंड नाउ दे आर facing some sort of disadvantage in comparison to northern state when it comes to demographic dividend as well as political representation in our country। तो ये आर्टिकल बात करता है कि what are the pros and cons of increasing fertility rates। दूसरे पार्ट में है कि क्या चैलेंजेज है और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सदर्न स्टेट की बात की जा रही है, तो हियर देयर इज सम इंटरेस्टिंग डेटा जो दिया हुआ है रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग एंड इट्स अचीवमेंट। तो जो सदर्न स्टेट है, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कुछ नॉर्दर्न स्टेट भी हैं जो हिल स्टेट हैं, दे हैव अचीव्ड देयर फर्टिलिटी रेट टू 1.5, जो कि एक सस्टेनेबल फर्टिलिटी रेट होती है। बट द कंट्रेरी टू दिस द नॉर्दर्न स्टेट, बात करें बिहार की या फिर उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बिहार में 3% है और वहाँ पे यूपी में, मध्य प्रदेश में ये भी 2.5% से अबव है। तो बिकॉज ऑफ दिस द एजिंग, इंडिया एजिंग रिपोर्ट के अनुसार कि बाय द एंड ऑफ 2036 इंडिया विल हैव मोर देन 15% ऑफ एजिंग, मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन। और इसमें जो सदर्न स्टेट्स की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये परसेंटेज हायर होगा। फॉर एग्जांपल केरला की बात करें तो दैट विल बी अराउंड 22.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ केरला। तो दिस सदर्न स्टेट आर गोइंग थ्रू ए फेज वेयर दे विल नॉट बी एबल टू रीप द बेनिफिट ऑफ demographic dividend and they will have burden of aging। तो यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि एजिंग का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द स्टेट जहाँ पे एजिंग की ओल्ड एज पीपल ज्यादा है। तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द डिपेंडेंसी रेशियो। तो जो डिपेंडेंसी रेशियो होती है उसके लिए ये होता है कि इफ द ओवरऑल पॉपुलेशन है जिसमें अगर 15% एज ओल्ड एज पीपल है, तो दे आर गोइंग इट्स ऑनसेट द एजिंग क्राइसिस। यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्किंग पीपल होते हैं उन पे लिएबिलिटी बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ
healthcare expenses and many other things. दूसरा है कि it closed the window of opportunity that is being provided by demographic dividend. This means कि you have more old people in your state in comparison to the people, in comparison to working people, है ना, जो वो earn करेंगे, they will end up expending more on the healthcare. For example, जो सदर्न स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे 32% आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंस है वो हेल्थ केयर पे जा रहा है. और on contrary to this, जो northern state है, they will be able to reap the demographic dividend provided the skilling is there. तो ये बात करता है जो डिसएडवांटेज है ये सदर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट के पास क्या एडवांटेज होगा. तो टू काउंटर दिस चैलेंज व्हाट सदर्न स्टेट आर प्रपोजिंग, दे आर प्रपोजिंग कि दे विल इंसेंटिवाइज द फर्टिलिटी रेट. अगर कोई uh, uh, if some woman is producing more than the more than one children, so they will have some sort of incentive. But इसमें चैलेंज क्या है कि ग्लोबल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट वर्किंग. along with that, जो फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, जो सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज से जो पैसे को डिवाइड किया जाता है स्टेट को, वहां पे इन स्टेट का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड देन द अदर स्टेट लाइक बिहार एंड यूपी. बट दे आर गेटिंग लेस अमाउंट फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब रिसोर्सेज को जो डिवाइड किया जाता है. तो लास्ट पार्ट में यहाँ पे एक पार्ट ये है कि व्हाट इज द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस. तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो एज वी नो कि वी हैव फ्रीज द लिमिटेशन टिल 2026, बट आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू हैपन. तो अगर न्यू डिलिमिटेशन होगा तो जो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो नॉर्दर्न स्टेट की ज्यादा हो जाएगी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, इन कंपैरिजन टू सदर्न स्टेट. यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है कि कितने परसेंट कितने सीट्स इंक्रीज होंगे. फॉर एग्जांपल बिहार के लिए, बिहार को एक्स्ट्रा 10 सीट्स मिलेंगे और सदर्न स्टेट को कम मिलेंगे कंपैरेटिवली. तो हाउ इट कैन बी काउंटर, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉर्टेड आउट. तो यहाँ पे फिर बात की जा रही है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. तो इंसेंटिवाइजिंग वुमेन की जो बात की गई थी, तो दिस हैज internationally not been that much successful, plus it has some economic impact also. If a woman is producing more than 2 child, this means कि during that period she will not be active economically. तो ये कहीं ना कहीं ये भी impact करेगा सदर्न स्टेट को. फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम जेंडर इक्वलिटी को बेटर बना दें, है ना, दिस मीन्स की फर्टिलिटी तो बढ़ेगी और सस्टेनेबल होगी. बट जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलिटी जो इकोनॉमिक हार्डशिप आता है वुमेन पे, अगर हम उसको इंसेंटिवाइज करें तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये चीज वर्क करेगी सदर्न स्टेट के फेवर में. अलॉन्ग विद दैट हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द वर्किंग लाइफ स्पेन. जो अभी वर्किंग पीपल है, फॉर एग्जांपल देयर आर सम सर्विसेज वेयर 58 years की जो सर्विस टाइम होती है उसको हम बढ़ा दें बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल आर इंक्रीजिंग. तो वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है. और थर्ड है इकोनॉमिक माइग्रेंट. जो लोग हैं जो माइग्रेंट करेंगे नॉर्दर्न स्टेट से बिकॉज अपॉर्चुनिटी लिमिटेड इन द नॉर्दर्न स्टेट और अपॉर्चुनिटी ज्यादा है सदर्न स्टेट में. तो जो लोग माइग्रेंट करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए पुश फैक्टर के थ्रू, तो वहां पे माइग्रेंट को अच्छे से यूज कर सकते हैं जैसे कि अमेरिका करता है. बट यहाँ पे भी एक चैलेंज ये है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं दे डिमांड सोशल सिक्योरिटी एट द डेस्टिनेशन स्टेट, बट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उनका वो होम स्टेट पे होता है. तो जो पॉलिटिकल डिसएडवांटेज की बात है वो भी इससे सॉल्व नहीं हो सकता है. तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल, जिसमें कि सदर्न स्टेट्स की क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ डिक्लाइन पॉपुलेशन, और और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये इस आर्टिकल से मिलता है. दूसरा आर्टिकल भी द हिंदू से है एंड इट्स आल्सो टॉकिंग अबाउट द डिसेबिलिटी. तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इन्होंने और एक जजमेंट भी आया है सुप्रीम कोर्ट का, और ये जजमेंट बेस्ड है नलसार यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट पे. तो इसमें ये हाईलाइट किया गया कि एक्सेस टू इन्वायरमेंट एंड सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज इसेंशियल ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट, है ना. और ये जो शॉर्टकमिंग्स की बात करेगी तो हमारे यहाँ देयर आर सर्टेन law provision but those provision are not being implemented in true spirit. ये आर्टिकल इसको हाईलाइट करता है. प्लस जो सोसाइटी लेवल पे प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी वाज टारगेटेड ओनली इफ द
we can look at the disability as a tragedy only if society failed to produce people with the disability things essential to lead their life. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बट इन आवर केसेस फॉर एग्जाम्पल जैसे लो फ्लोर की बात करते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पे ओनली 3775 लो फ्लोर सीएनजी बसेस हैं जो डिसेबल फ्रेंडली होती हैं। ओल्डर बिल्डिंग्स की बात करें, दैट इज नॉट डिसेबल फ्रेंडली। इसके साथ साथ इस आर्टिकल में ये भी हाईलाइट किया कि व्हाट अदर चैलेंजेस दे आर फेसिंग। फॉर एग्जांपल दे आर फेसिंग राइट टू रिलेशनशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जो डिसेबल पीपल है, दे आर a kind of, you can say, कि discriminated, they don't have their choices marriage से related और relationship से related। तो ये भी एक एस्पेक्ट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। along with that कोर्ट में ये भी कहा कि एज पर एस्पेक्ट ऑफ राइट टू पर्सन एंड डिसेबिलिटी जो लॉ है ना, वहाँ उसके प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है बाय नेचर, बिकॉज ऑफ दैट उसका इम्प्लीमेंटेशन डिसमल है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि वी नीड टू मेक इट मैंडेटरी सो दैट विद इन 3 मंथ, सो दैट जो भी प्रोविजन है, जो भी हम सर्विसेज देने की बात करें, वो ट्रू स्पिरिट में दिया जा सके डिसेबल पीपल की। और इसके साथ साथ लास्ट पार्ट में एक वे फॉरवर्ड वे एसेंशियल प्रीरिक्विजिट क्या है, तो यहाँ पे दो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि disability is not inherent in person but is created by the external factors such as psychological, organizational and attitudinal barrier। कि जो हमारी सोसाइटी में डिसेबल पीपल से रिलेटेड जो सोशल एटीट्यूड है, जो बैरियर हम सोशल बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज ए बिग चैलेंज। और बाय removing this social barrier rather than fixing individual, we can solve this problem। we need to be very open handed related to when it comes to the disabled people। with that अगर हम इनेबल कर दें एसएस को, फुल्ली इनेबल कर दें, डिसेबल फ्रेंडली अगर हम अपने पूरे सिस्टम को बना दें, तो डिसेबल पीपल विल बी देयर बट दे विल नॉट फेस दैट मच चैलेंजेस, दैट मच प्रॉब्लम इन इन लिविंग देयर लाइफ। तो ये आर्टिकल ये भी हाईलाइट करता है। तो दिस इज बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल की हाउ आवर सोसाइटल एटीट्यूड इज इम्पैक्टिंग लिविंग कंडीशन ऑफ डिसेबल पीपल, और क्या क्या चैलेंजेज है इसके साथ, जैसे कि रिलेशनशिप से रिलेटेड उनकी चैलेंजेज है, और कैसे हम जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें जो शॉर्टकमिंग्स है, कैसे उसको दूर करके हम उसको डिसेबल फ्रेंडली बना सकते हैं। एज फार एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, तो जो डिसेबिलिटी से क्वेश्चन प्रीलिम्स में 2011 में आया था, जिसमें ये बेनिफिट अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट है डिसेबल पीपल को जो दी जाती है, ये पूछा गया था। दूसरे आर्टिकल की बात करें जो डेमोग्राफी से रिलेटेड था, एजिंग से रिलेटेड था, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। फॉर एग्जांपल 2013 में एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। फिर 2012 में क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 2013 के बाद क्वेश्चन नहीं दिखा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। मेंस की बात करें, मेंस में क्वेश्चन आया था डेमोग्राफिक डिविडेंड से 2016 में, और 2014 में भी क्वेश्चन आया था ड्रॉपिंग रेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। जैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, बट देयर इज सम रिपोर्ट्स व्हिच सेज कि आवर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, दे आर लैकिंग द काइंड ऑफ स्किल दैट इज बीइंग डिमांडेड बाय द इंडस्ट्री। तो इसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था। तो इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया जा सकता है मेंस और इसमें प्रीलिम्स सर के एक पॉइंट और व्यू चीज से। स्टूडेंट्स कवर कर सकते हैं, इंडिया स्किल रिपोर्ट आती है जिसमें वो यस सर। एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं कि कितने परसेंट ग्रेजुएट्स हैं, कितने परसेंट इंजीनियर्स हैं जो एम्प्लॉयबल है इंडस्ट्री हम्म स्टैंडर्ड के हिसाब से। वो भी एक हम्म। स्टूडेंट को उसका भी डाटा याद रखना चाहिए, यूजफुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। So this is all from my side, and with this, I would like to conclude today's session. Thank you all.